हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम की डेट निरंतर आ रही है नजदीक और हम लोग उसको बेस्ट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए निरंतर एफर्ट प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में मैं आपका साथ दे रहा हूं, साथ ही साथ आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए आपको आपके दोस्तों में, आपके स्कूल में सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए। और आज की कड़ी में हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव में गर्भ का विकास, या कह सकते हैं मानव में भ्रूणीय विकास। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं, आप मेरे लिए छोटा सा प्रयास करिएगा, छोटा सा एफर्ट मेरे लिए करिएगा कि आप अपने नए दोस्तों, पुराने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी फैमिली लार्ज हो सके, बड़ी हो सके। वंस अगेन अपने टॉपिक पे ले चलते हैं और टॉपिक है मानव में भ्रूणीय विकास। अब आप समझिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछली वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना यहां तक हमने समझाई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होती है, खत्म कैसे होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसके बाद FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कार्य क्या था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब ओवा का सिक्रेशन कर देता है, जिसे इसके ऊपर का भाग बताया गया था कि उसके ऊपर का भाग कार्पस ल्यूटियम होता है। ओवा के ठीक ऊपर का भाग कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ये ओवा के ऊपर का भाग होता है। इससे ओवा सिक्रीट होकर बाहर आ जाती है। जब बाहर आ जाती है ओवा, तो ओवा धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ आने लगती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और वंस अगेन मैंने बताया था आपको 14 डेज के आसपास, कितने डेज के बाद बाबू? 14 डेज। जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसके 14 डेज के आसपास एक ओवा का फॉर्मेशन होता है और उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स के। आई होप कि क्लियर होंगे कि यहां से ओवा रिलीज होती है कार्पस ल्यूटियम से और ऊपर की तरफ अग्रसर होती है फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से अगर उस दौरान 14 डेज 15 एंड 16 14, 15, 16 अर्थात आई होप कि इसके ओरिजिनेट होने के 72 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन या जनन की क्रिया अगर यहां से होती है, तो स्पर्म ऊपर की तरफ आते हैं और करोड़ों की संख्या में ऊपर आते हुए इससे फ्यूज करते हैं। किससे फ्यूज करते हैं? ये है ओवा। ओवा से फ्यूज करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज के बाद क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है। अब इस घटना को यहां से दर्शाया गया है, आपको समझाया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवा का फॉर्मेशन वंस अगेन हो गया, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गई, कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निरंतर स्रावित होते हैं और यहां पे ढेर सारे ग्लूकोज, ढेर सारे कह सकते हैं न्यूट्रिएंट का कलेक्शन कर देते हैं, जिससे इसकी जो वाल थी, ये जो गर्भाशय की जो दीवार थी, वो पूरी तरह से मोटी हो जाती है, अर्थात नरिशमेंट इसका हो जाता है। इस घटना को मैं यहां दर्शाया। जब ओवा यहां पे रिलीज हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में और उस समय जनन क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म एंट्री करते हुए अंदर की तरफ आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में अंदर की तरफ आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखा देता हूं। यहां से इंटर करते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अस्थमस भाग में, या कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब के मध्य भाग में, ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन को मैंने आपको समझाया था बाबू कि ओवा का स्पर्म के साथ मिलन हो जाना, फर्टाइल हो जाना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो आपको उसके सेकेंड स्टेप में दिखाया गया है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था है, यहां ध्यान रखिएगा। यही घटना आपको एग्जाम में पेन डाउन करनी होगी, एकदम हूबहू ऐसे ही। जब एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ मीट कर लेते हैं तो यह घटना फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद जो ओवा था वो जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पहले जब तक निषेचन नहीं हुआ है तब तक वो ओवा है, और जब मेल स्पर्म भी उसमें इंटर कर जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वह जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जाइगोट। जाइगोट जब बन जाता है तो एक ओवा अर्थात अंड का न्यूक्लियस और दूसरा स्पर्म का न्यूक्लियस इंटर हो जाता है इसके एक जाइगोट में, और उसमें धीरे धीरे क्या होता है? डिवीजन
प्रारंभ हो जाता है। अब ये डिवीजन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अभी अंदर हो रहा है, अर्थात निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हुई है और वही घटना धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। अर्थात अब उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इसके जो ऊपर की मोटी और कवर्ड वाल होती है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है तो सेल दो भागों में टूट जाती है। अर्थात इसके अंदर ही डिवीजन स्टार्ट होता था, इसके न्यूक्लियस में, सॉरी सेल में नहीं, इसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस क्या करता है? दो भागों में टूट जाता है। ये अवस्था मैंने वंस अगेन फिर से बताया कि फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, अभी यहां मां के गर्भाशय से कोई लेना देना भी नहीं हुआ, अर्थात दो भागों में टूटी। वंस अगेन यह स्टेप आगे बढ़ता है, 2 से 4 भागों में यह टूट गया न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर से 4 से 8 भागों में टूटा। अर्थात 2 से 4, 4 से 8 भागों में जब टूट जाता है तो यह पूरी घटना क्लीवेज के नाम से जानी जाती है। क्लीवेज अर्थात न्यूक्लियस का डिवीजन, कह सकते हैं कि इसके अंदर जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं, यह घटना क्लीवेज कहलाती है। क्लीवेज जैसे खत्म हो जाता है और 8 सेल स्टेज, यहां कौन से सेल स्टेज? 4 सेल स्टेज, और यहां पे बाबू 2 सेल स्टेज, यहां 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज। मतलब पहले 2 थी तो 2 सेल स्टेज, 4 हुई 4 सेल स्टेज, 8 हुई 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज स्टार्ट हुई। जैसे ही 8 सेल स्टेज कंप्लीट होती है और वंस अगेन इसकी सेल अर्थात इसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवीजन के लिए तैयार होता है, तो 8 से डबल कर देंगे 32 के आसपास जब सेल्स हो जाती हैं तो यह पहली अवस्था है जिसे हम कहते हैं मारुला स्टेज। कौन सी स्टेज? मारुला स्टेज। अर्थात 8 सेल वंस अगेन डिवाइड करके 32 या उससे अधिक होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंतिम स्टेज, अर्थात जहां पे गर्भाशय स्टार्ट होने वाला है वहां पे। अर्थात मारुला स्टेज पहली अवस्था, इसके ऊपर की अवस्था क्लीवेज, इससे पहले जाइगोट, पहले जाइगोट बना। जाइगोट से पहले क्या था? ओवा था। ओवा में जब निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वह जाइगोट के रूप में बना। जाइगोट के बाद उसमें डिवीजन प्रारंभ हुआ। डिवीजन पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल स्टेज में हुआ, जिसे हमने क्या नाम दिया बाबू? क्लीवेज नाम दिया। ध्यान से पढ़िएगा, बस यही नाम अगर याद आ गए तो पूरी तरह से एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो पहला 8 सेल स्टेज तक कौन सी अवस्था थी सर? क्लीवेज था। क्लीवेज चल रहा था, सेल में डिवीजन चल रहा था, न्यूक्लियस में डिवीजन चल रहा था। वंस अगेन 8 से लेके जब 32 सेल के आसपास स्टेज स्टार्ट होती है तो यह पहली स्टेज, नया नाम क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं मारुला स्टेज। कौन सी स्टेज बाबू? मारुला स्टेज। और वंस अगेन जब यह आगे बढ़ती है और आ जाती है कहां पे? मां के गर्भाशय में, जिसे हम इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। जब यहां आ जाती है तो मारुला वंस अगेन निरंतर डिवीजन स्टार्ट करती है और मारुला 32 से लेकर जब अधिक होने लगती है तो वह अवस्था कहलाती है ब्लास्टुला। अब नाम क्लियर रखिएगा, वंस अगेन मैं रिवाइंड करता हूं। सबसे पहले ओवा का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म के साथ मीट हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट के बाद जब उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तो क्लीवेज की अवस्थाएं स्टार्ट हुई। 8 सेल स्टेज तक क्लीवेज चला। क्लीवेज 8 सेल स्टेज के जस्ट बाद जो होता है मारुला, और उसके बाद ब्लास्टुला। अर्थात ये मां के गर्भाशय के अंदर की पूरी घटनाएं आपको समझाई जा रही। अब निषेचित अंड ब्लास्टुला अर्थात ढेर सारे सेल के साथ, न्यूक्लियस के साथ इंटर कर गया यूट्रस में, अर्थात मां के गर्भाशय में। जब गर्भाशय में आ जाता है तो आप समझिए, जो आपको बताया गया था कार्पस ल्यूटियम अर्थात ओवा के ऊपर की वाल, ये धीरे धीरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स का दो हार्मोन्स का स्राव निरंतर करती रहती है और इससे इसके अंदर अर्थात यूट्रस के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा खूब अच्छी खासी हो जाती है। और जब ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट होती है और यह पूर्णतः मां के गर्भाशय में आ जाता है तो यह ग्लाइकोजन तरल फॉर्म में पिघल कर एक कह सकते हैं तरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे रिश्ते हुए इस ब्लास्टुला स्टेज अर्थात ये जो आ गया है नया बेबी पलने के लिए, इसको नरिशमेंट और कुछ गर्भाशयी रस प्रदान करने लगता है।
और कौन पिघल रहा है? ग्लाइकोजन पिघल रहा है। मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया आपको कि ग्लाइकोजन पिघल के कुछ मिल्क या तरल के रूप में पिघल कर इसको न्यूट्रिएंट देने लगता है, और उस न्यूट्रिएंट को कहते हैं गर्भाशयी दूध। क्या कहते हैं बाबू? अब देखिए माँ के गर्भाशय की पूरी कहानी। जैसे आप पले हैं, जैसे हम पले हैं, जैसे सभी लोग ओरिजिनेट होके यहाँ पे बन के आए हैं, या कह सकते हैं फॉर्मेट हुए हैं, वो पूरी घटना आज आप समझ रहे हैं। अर्थात माँ के गर्भ में आने के बाद यह ग्लाइकोजन कुछ तरल के रूप में पिघल जाता है, वो तरल क्या कहलाता है? गर्भाशयी दूध। अर्थात माँ के गर्भ में ही इसको पालन के लिए क्या होता है? ग्लाइकोजन तरल के रूप में पिघल कर इसको न्यूट्रिएंट देने लगता है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जब पूरी होने लगती है, गर्भाशयी रस इसको न्यूट्रिएंट देने लगता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? गर्भाशय की दीवारों से, माँ के गर्भाशय से जुड़ जाता है, और जुड़ना इनप्लांटेशन कहलाता है। इनप्लांटेशन कहलाता है, हिंदी में लिख लीजिएगा रोपण कहलाता है। अब रोपण के बाद जब रोपण हो जाता है तो निरंतर ये ग्लाइकोजन इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था। अब मां के गर्भाशय से जुड़ने के बाद गर्भाशय की दीवारें इसको जकड़ लेती हैं, जकड़ने के बाद यहां से नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। अर्थात अब यहां पे बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने से इसके मध्य में जहां पे ये सभी वेंस जाके बेबी के शरीर से जुड़ती हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट वाली अवस्था से जाके जब जुड़ती हैं, तो ये वाली पूरी अवस्था प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। प्लासेंटा एक ऐसी परत, एक ऐसी झिल्ली जो जाके बेबी के एक पॉइंट से जुड़ती है, और मां के गर्भाशय से होते हुए पूरी बेबी को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है। और इस तरह से धीरे धीरे बेबी का फॉर्मेशन होता है मां के गर्भ में, और उसके बाद 9 मंथ के बाद बेबी का जन्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरी अवस्थाएं समझ में आई होंगी। आप आराम से इसको समझ लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन बाद एक ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ओवा फर्टाइल हो जाती है। जब निषेचित हो जाती है तो यह जाइगोट बनती है। जाइगोट में क्लीवेज होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है। इसके बाद मारुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज आके गर्भाशय में जुड़ जाती है, और यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको इतनी बातें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। आराम से पढ़िए, बेहतरीन करिए, बेहतरीन ढंग से रहिए, है ना। वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।